हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर मुझे अपने यंगर सेल्फ को या किसी भी जूनियर को एक करियर एडवाइस देना हो तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि चूज अ करियर विच इज अलाइन टू यू। इसका मतलब ये है कि आप जैसे हैं, अगर आप वैसा ही करियर चूज करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना इजी होता है। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जहां चैलेंजेस नहीं आते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बैंकिंग सेक्टर के कुछ चैलेंजेस बताए थे और ये भी कंपेयर किया था कि मेडिकल सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज हो, आर्मी हो, हर किसी के चैलेंजेस हैं। दूसरे जॉब्स के चैलेंजेस हमें पता होते हैं लेकिन बैंकिंग सेक्टर के चैलेंजेस हमें पता नहीं होते, बिकॉज बहुत सारे लोग जब बैंक की तैयारी शुरू करते हैं उन्हें पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि हाउ बैंक्स वर्क, काम किस तरीके से होता है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आई वांटेड टू बी इन फाइनेंस इंडस्ट्री। मुझे फाइनेंस अच्छा लगता था पढ़ने में, दैट्स व्हाई मुझे बैंकिंग में इतना प्रेशर, ऑल्दो प्रेशर रहता है, बट इट वाज मैनेजेबल टू सम एक्सटेंट। फाइनेंस इंडस्ट्री में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप अकाउंट्स में जाओ या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाओ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओ या फिर आप कमर्शियल बैंकिंग में जाओ, थोड़ा स्ट्रेस होता ही है। एंड द रीजन इज बिकॉज फाइनेंस इंडस्ट्री में पैसा इन्वॉल्व होता है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हुई हैं वो बिकॉज ऑफ मनी हुई हैं। सो दैट इज वाई इट इज बेटर कि आप अपनी लाइफ को प्लान करिए कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, और जिस तरह की आप लाइफ जीना चाहते हैं उस तरह का करियर आप चूज करते हैं। जैसे हम में से बहुत लोगों को पता होता है कि हम आर्मी में नहीं जाना चाहते बिकॉज उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। सिमिलरली इफ यू आर ज्वाइनिंग बैंक, यू शुड नो कि बैंक्स में काम किस तरीके से होता है, बैंक में क्या क्या रोल्स हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बैंक में ऑलरेडी हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि बैंकिंग में अगर किसी को करियर बनाना हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बैंक किस तरीके से काम करती है। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेती है और उस डिपॉजिट को लोन्स में देती है और इन्वेस्टमेंट्स करती है। सपोज किसी बैंक का टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को सीआरआर एंड एसएलआर, सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट बैंक को रखना होता है। इस केस में फॉर सिंप्लिसिटी मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ कि सपोज 25,000 बैंक को रखना है। लोन्स बैंक 65,000 दे रही है, रेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक के पास 10,000 रुपीज है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या आरबीआई ने अगर कोई बॉन्ड इशू किया हो, या फिर जो इंटर बैंक के लोन्स होते हैं। जैसे सपोज पीएनबी बैंक को आज डिपॉजिट की जरूरत है और बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, तो बैंक ऑफ इंडिया 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने टाइम के लिए भी पीएनबी को रिक्वायर्ड है, यूजुअली ये लोन्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इस तरह के इंटर बैंक लोन्स करके भी बैंक अर्न करती है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। इसमें चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती है कि डिपॉजिट पे सपोज बैंक अपने कस्टमर को प्रॉमिस कर रही है 7% देने की, लोन्स में बैंक ले रही है सपोज 12%, तो जो 3% का मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट और भी लोन्स करके जो भी बैंक अर्न करती है वो बैंक के प्रॉफिट में जाता है। इम्पोर्टेंट बैंकर्स के लिए ये भी होता है कि 65,000 जो हमने लोन दिया है वो वापस आना चाहिए, क्योंकि हमें डिपॉजिटर को पैसा वापस देना होता है। इसलिए एनपीए भी एक सेक्शन होता है, एनपीए को देखना। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनकी टाइमली रीपेमेंट नहीं आ रही है, वो एनपीए में चले जाते हैं। तो बैंकर्स डिपॉजिट लेने का काम करते हैं, लोन्स देने का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर कलेक्शन भी करते हैं कस्टमर से जहां अकाउंट एनपीए हो रहे होते हैं। अब डिपार्टमेंट्स देखते हैं। बैंक में डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं। रिटेल, क्रेडिट, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेजरी, ऑडिट, एचआर, विजिलेंस, रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट बिजनेस एंड लॉ। सो लॉ इज द लीगल टीम इन द बैंक। इसको इंडिविजुअली देखते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में एक्चुअली काम क्या होता है और क्या क्वालिटीज चाहिए होती है इन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए।
सबसे पहले आते हैं रिटेल बैंकिंग रोल्स में। रिटेल बैंकिंग रूल्स में आता है ब्रांच मैनेजरशिप, ऑपरेशंस मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर्स लोन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिटेल बैंकिंग में लोन्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट के होते हैं। लोन्स 3 सेगमेंट में दिए जाते हैं बैंक में। वन इज पी सेगमेंट, पर्सनल सेगमेंट कहलाता है। उसमें होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन आ जाते हैं। एग्री लोन्स दिए जाते हैं, एज वेल एज एसएमई लोन्स दिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जो लोन दिया जाता है, लेकिन अमाउंट कम होता है रिटेल बैंकिंग में। कलेक्शन मैनेजर, जो भी अकाउंट एनपीए हो जाते हैं उनकी कलेक्शन करना कलेक्शन मैनेजर का रोल होता है। हर बैंक में इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर में अलग नाम है, प्राइवेट सेक्टर में अलग है, एंड विद इन पब्लिक सेक्टर भी कई बैंक्स में अलग अलग नाम से इस रोल को बोला जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग, बिकॉज अब बहुत सारी यूपीआई एंड एटीएम, बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं, तो डिजिटल बैंकिंग का भी एक अलग डिपार्टमेंट बैंक में होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड जनधन योजना हो गया, या फिर एपीवाई, अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेबीवाई, पीएमजेएसबीवाई, ये जितने भी आते हैं ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो ऑफिसर काम करते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की उनको अटेंड करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं बैंक में। ब्रांच मैनेजर की अगर बात करें तो ब्रांच मैनेजर का रोल होता है एक छोटे से यूनिट को, ब्रांच एक छोटा सा यूनिट होता है ओवरऑल बैंक का, उस यूनिट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर की होती है। उस ब्रांच के बिजनेस और कंप्लायंस दोनों को देखने की जिम्मेदारी ब्रांच मैनेजर की होती है। ऑपरेशंस मैनेजर विद इन द ब्रांच, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो कि ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। क्रेडिट ऑफिसर्स भी ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। कुछ क्रेडिट ऑफिसर्स हो सकता है किसी और ऑफिस के साथ लिंक्ड हो, नॉट नेसेसरीली ब्रांच, लेकिन उनको मार्केटिंग या फिर एज अ कस्टमर टच पॉइंट ब्रांच में पोस्ट किया जाता है। कलेक्शन मैनेजर, एज आई टोल्ड यू, कि इनका एनपीए कलेक्शन का काम होता है। डिजिटल बैंकिंग, वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिजिटल बैंकिंग के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, या फिर डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टिंग है वो डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर्स करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। वेल्थ मैनेजमेंट में एचआरआई कस्टमर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो बैंक एडवाइज करती है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं बैंक के जिनके पास बहुत अच्छा अमाउंट होता है और वो अपने डिपॉजिट पर बेटर अर्न कर सके, इसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस में पेंशन भी आता है। इसके अलावा जितने भी चालान्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सब गवर्नमेंट बिजनेस में आते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस के रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। इसकी अलग रिपोर्टिंग होती है टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन किस डिपार्टमेंट के चालान्स वगैरह बैंक डील कर रही है। पेंशन्स भी इसमें आते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस में और भी चीज़ें जैसे पीपीएफ अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट बिजनेस का ही पार्ट है। नेक्स्ट, 2 डिपार्टमेंट को एक साथ देखते हैं। वन इज क्रेडिट। क्रेडिट में आते हैं बिजनेस लोन्स। रिटेल सेगमेंट में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के वो रिटेल बैंकिंग रोल्स में ही होते हैं। इसमें बहुत सारा काम मार्केटिंग का होता है। लोन्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट के होते हैं, अमाउंट वाइज बहुत बड़े नहीं होते हैं, इस वजह से रिस्क कम होता है, लेकिन बेसिकली मार्केटिंग का काम ज़्यादा करना होता है। क्रेडिट एंड इंटरनेशनल बिजनेस बैंक का जो डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में लोन्स होते हैं, छोटे बिजनेस लोन से लेकर के बड़े कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस लोन्स सभी क्रेडिट में आते हैं। इनमें जो मार्केटिंग टीम होती है वो रिलेशनशिप मैनेजर्स की होती है। अगेन अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम से ये जाने जा सकते हैं। इनका काम मार्केटिंग का होता है। इसके अलावा जो लोन एक्चुअली एनालिसिस वगैरह करते हैं वो क्रेडिट एनालिस्ट कहलाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के ऑफिसर होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट देखते हैं। एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी बिकॉज एनपीए हो सकता है इसीलिए कलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं।
क्रेडिट डिपार्टमेंट में उन लोगों के लिए बेटर है जो मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। अगर वो क्रेडिट में मार्केटिंग करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर रिलेशनशिप मैनेजर्स रोल, या फिर वो अगर मार्केटिंग रोल्स में नहीं रहना चाहते तो वो क्रेडिट एनालिस्ट या डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर या कलेक्शन ऑफिसर के रोल में हो सकते हैं। इन रोल्स में आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके काम करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज एनालिसिस का काम जिनका भी होता है उनको बहुत ध्यान से काम करना होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। टाइमली ऑडिट में उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, किस तरह से उन्होंने एनालिसिस करके किसी कस्टमर को लोन दिया है, क्या बेसिस था जिसकी वजह से उन्होंने लोन दिया है, ये सारा कुछ क्रेडिट एनालिस्ट के रोल में आता है। इंटरनेशनल बिजनेस में आईबी ऑफिसर्स ब्रांचेस में भी पोस्टेड होते हैं जो कि रेमिटेंस का भी काम करते हैं। एनआरआई रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्रांचेस में आईबी ऑफिसर करते हैं। कुछ ब्रांचेस में मे बी आईबी ऑफिसर अलग से नहीं हो, कुछ बड़ी ब्रांचेस में आईबी ऑफिसर्स होते हैं। दूसरे जो ऑफिसर्स ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं छोटी ब्रांचेस में, वही इंटरनेशनल बिजनेस का भी काम देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट ओवरऑल कितना रेमिटेंस आता जाता है और उसके लिए फेमा गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, आरबीआई के फेमा गाइडलाइंस होते हैं फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉलो करने के लिए उन इंटरनेशनल बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेड फाइनेंस में इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स को जो बैंक लोन्स देती है वो सारा कुछ ट्रेड फाइनेंस में आता है, और ये भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है विद इन इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारे बैंक्स में फॉरेन पोस्टिंग्स भी होती है, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, एज आई टोल्ड यू कि बैंक इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी, और इंटर बैंक जो लोन्स होते हैं उस मार्केट में भी बैंक इन्वॉल्व होती है, उसके लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। अगेन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं। अगर लोन्स भी हो रहे होते हैं तो इवन इफ इट इज़ फॉर 2 days 3 days, लेकिन उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 3 अलग ऑफिसेज होते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस डीलर्स कहलाते हैं। फ्रंट ऑफिस में डीलर्स डील फाइनल करते हैं कि कितने रेट पर वो कितने का लोन करने वाले हैं या लेने वाले हैं। मिड ऑफिस और बैक ऑफिस का काम होता है जितने भी कंप्लायंस रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं उनको फाइनल करना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना। रिस्क रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, रिस्क, ऑडिट, विजिलेंस। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही ऑडिट एंड विजिलेंस भी आ जाता है। रिस्क डिपार्टमेंट, बिकॉज बैंक में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, वो जब आप बैंकिंग की तैयारी करके बैंक में जॉब करने लगते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। रिस्क डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के ऑडिटर होते हैं, ब्रांच ऑडिटर्स होते हैं, क्रेडिट ऑडिटर होते हैं। ब्रांच ऑडिटर ब्रांचेस की ऑडिट करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस एज पर द नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्रेडिट ऑडिटर जो होते हैं वो बड़े जो लोन्स होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट के जो लोन होते हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस को जो बैंक लोन देती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, उनकी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस सही हुई है या नहीं, ये चेक करते हैं क्रेडिट ऑडिटर्स। फेमा ऑडिटर्स फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जितने भी बैंक में ट्रांजैक्शंस होते हैं, फेमा ऑडिटर उनको चेक करते हैं कि फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई है। कंकरेंट ऑडिटर्स कुछ बड़ी ब्रांचेस में या किसी बिजनेस यूनिट में कंकरेंट ऑडिटर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं कि सही काम हो रहा है या नहीं, प्रॉपर एनालिसिस जो लोन्स की हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप प्रॉपर है या नहीं। विजिलेंस डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी में विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो ओवरऑल ये देखता है कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं, एंड वहाँ जो भी अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड वगैरह होती है उनकी इन्वेस्टिगेशंस विजिलेंस डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कंप्लायंस रिलेटेड है, इनमें टारगेट बेस्ड नहीं होता, वर्क प्रेशर होता है, कंप्लायंस का होता है, एंड यू हैव टू बी
ऑलवेज अपडेटेड कि अभी नए रेगुलेशंस क्या है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन रिसोर्स। एचआर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एचआर जो सिलेक्शन होती है विद इन द बैंक वो सेंट्रल लेवल पर होती है। तो एचआर यूजुअली कॉर्पोरेट सेंटर में जो एचआर है वो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। प्राइवेट बैंक्स में रिक्रूटमेंट लोकल लेवल पर होते हैं। इसके अलावा हर एक लेवल पर, लोकल लेवल पर भी एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि लोकल एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन करते हैं, ट्रांसफर्स करना, उनके प्रमोशंस और उनके इंक्रीमेंट्स, उनके मेडिकल बिल्स वगैरह क्लियर करने का काम एचआर के पास होता है। एचआर में ही एक डिपार्टमेंट होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम सभी एम्प्लॉयज की, बिकॉज बैंक में हमेशा अपने काम को लेकर के अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। रूल्स हर टाइम चेंज हो रहे होते हैं और बैंक में बहुत सारे लॉज को फॉलो करना होता है। सो यू नीड टू नो ऑल द लॉज एंड द चेंजेस विच आर हैपनिंग विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज द बैंकिंग सिस्टम। तो जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स लेकर के आती है उसके लिए अपडेटेड रखने के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट की टीम होती है। वो टाइम टू टाइम सभी ऑफिसर्स, सभी स्टाफ की ट्रेनिंग कराती है। एंड इनमें कुछ फैकल्टी के रोल्स भी होते हैं जिनमें जो बैंकिंग में ऑलरेडी हैं और स्केल 3-4 हो चुके हैं वो चाहे तो फैकल्टी रोल्स ले सकते हैं। अगेन ये मार्केटिंग रोल नहीं होता, तो यहाँ पर मार्केटिंग का प्रेशर नहीं होता है, कंप्लायंस का भी प्रेशर नहीं होता है, बट आपको जो भी चीज़ें टाइम से करनी है वो टाइम से करनी है। बिकॉज जैसे प्रमोशन एक्सरसाइज है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ट्रांसफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, तो विद इन दैट टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रेशर होता है इस डिपार्टमेंट में भी। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं अगर कोई सपोज बैंक में ऑलरेडी है और बैंकिंग से चेंज करना चाहते हैं या जिस पर्टिकुलर रोल में है वहां से वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन अगर रोल चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। आप क्या पसंद करते हैं, आप मार्केटिंग नहीं पसंद करते, आप कंप्लायंस में ना जाना चाहते हैं, तो आप वो अगर चेंज कर ले, या आप कंप्लायंस में हैं आप मार्केटिंग में आना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, या एचआर डिपार्टमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। सो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन रोल को चेंज करें। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप किसी दूसरे बैंक में सेम रोल पे स्विच कर लें। सपोज कोई ट्रांसफर से परेशान है तो कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो बैंक क्विट करके दूसरे बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं सो दैट उनके ट्रांसफर ना हो। दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट रिलेटेड या फिर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो भी बैंकर्स को हायर करती हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग योर रोल। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप बैंकिंग बैकग्राउंड के साथ जा सकते हो। बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं जो बैंकर्स को लेती हैं, बिकॉज फिनटेक कंपनीज में दे नो टेक, लेकिन उनको फाइनेंस समझने के लिए, बैंकिंग रेगुलेशंस को समझने के लिए बैंकर्स की ज़रूरत होती है। आईटी कंपनीज एज बिजनेस एनालिस्ट बैंकर्स को लेती है। जैसे सपोज कि एक आईटी कंपनी है जिसका कोई क्लाइंट इज वन ऑफ द बैंक, मान लो कोई एक रीजनल रूरल बैंक है और वो रीजनल रूरल बैंक अपना लोन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं एंड दे विल टेल द आईटी कंपनी कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि वो लिंक होते हैं बिटवीन द टू, वो रिक्वायरमेंट समझते हैं क्लाइंट से और टेक्निकल टीम को बताते हैं कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बनाना है। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके फाइनेंस टीम में बैंकिंग ऑपरेशन का एक रोल होता है, तो जिनका बैंकिंग बैकग्राउंड है वो चाहे तो इन लार्ज कंपनीज में उस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैंकिंग से कोई बिल्कुल डिफरेंट वे पे जाना चाहे तो एक रूट होता है एमबीए या पीएचडी। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड बैंकिंग का है तो एमबीए होने के बाद भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बैंकिंग रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड ही कंपनी हायर करने के लिए ज़्यादा रेडी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने चेंज नहीं किया है, लोग फिर भी चेंज करते हैं एमबीए करने के बाद। या फिर आप पीएचडी करके डिफरेंट रोल्स में जा सकते हैं
पीएचडी करने के बाद टीचिंग रोल्स में जा सकते हैं या रिसर्च में जा सकते हैं या फिर कंसल्टिंग में जा सकते हैं। अब बहुत सारे करियर ऑप्शंस, इमर्जिंग करियर ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर डेटा एनालिस्ट। ऑल्दो डेटा एनालिस्ट का काम विद इन द बैंक भी होता है, तो डेटा एनालिस्ट रोल्स में भी आप जा सकते हो। तो अब बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब इमर्ज हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ एआई अब जॉब मार्केट चेंज होने के चांसेस हैं, सो यू कैन लुक फॉर दोज ऑप्शंस एज वेल। एंड नाइन्थ ऑप्शन इज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, जहां आप एट योर लेवल आप एम्प्लॉयड रह सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, या और भी ऑप्शंस हैं, या फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस कुछ मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ऑल्दो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। वन ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम जो आप कर सकते हो वो है ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग करना। कुछ मार्केटिंग रोल्स होते हैं, जैसे कि लोन काउंसलर्स होते हैं। लोन काउंसलर्स लोन की मार्केटिंग करके बैंक के पास लेकर के आते हैं, और कमीशन बेसिस पर बैंक उनको हायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहता है ये। तो वो जितने भी लोन्स करवाते हैं उसका कुछ परसेंटेज कमीशन बैंक देती है, एंड ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में इस तरह के मार्केटिंग रोल्स होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर का आप रोल ले सकते हो एज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है और आप वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर रोल। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, बिकॉज इसमें भी कमीशन मिलता है। तो कई लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन NISM का कोर्स करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आप किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो एज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, यहाँ पे भी कमीशन बेस्ड रहता है। ऑडिटर्स, एज अ ऑडिटर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी बैंक में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बहुत सारे बैंक्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स को लेते हैं एज ऑडिटर्स। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेती हैं एज ऑडिटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज कंसल्टेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी फिनटेक कंपनीज कंसल्टेंट्स से बात करने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। अगर वो कुछ इस रिलेशन में काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो दे लुक फॉर फ्रीलांस कंसल्टेंट्स जो कि उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें। So I hope I have covered a lot of things and you'll benefit from all of these. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, we'll talk about it. and अभी तक जितनी चीज़ें विद इन बैंकिंग के दायरे में रह करके मैं आपको बता सकती थी वो मैंने बताया है। आज की वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ आप स्विच कर सकते हैं, और बैंकिंग में काम करने के बाद आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो ओपन हो जाते हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करती है वो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शंस विच यू हैव, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। लेकिन हाँ, उसमें टाइम लगता है बिकॉज आप बैंकिंग में ऑलरेडी हो, तो स्विच करना थोड़ा सा इजी होता है इन द बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ। बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। इट इज़ योर लाइफ, हाउ यू वांट टू लीड इट, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आई कैन जस्ट गिव यू अ गाइडेंस दैट व्हाट आर द ऑप्शंस विच आई नो। मे बी सारा कुछ मैंने कवर नहीं किया होगा, आप अपने खुद भी रिसर्च इसके ऊपर और कर सकते हो, बिकॉज हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शन नहीं है लाइफ में, पर ऑप्शंस बहुत होते हैं, हमें चूज करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।